हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, नमस्कार। बात करें इस पाठ की तो इस पाठ में बच्चों जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी एक यात्रा जो हिमालय की उन्होंने यात्रा की है उसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने अमरनाथ तक की यात्रा करने का एक जो है प्लान योजना बनाई। और ये अमरनाथ है कहाँ पर, हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। आप देश के किसी भी हिस्से में से इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो आप जो है भारत का नक्शा लेंगे, मैप लेंगे और उसमें जम्मू कश्मीर को ढूंढेंगे कहाँ है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे मैं यदि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ चंडीगढ़ से यहाँ से चलूँगा तो मुझे चंडीगढ़ से पंजाब से होते हुए और जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा और श्रीनगर पहुँचना पड़ेगा और श्रीनगर से ही मुझे अमरनाथ की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा रास्ता है। अब बात करते हैं पाठ की। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। तो बिना देरी किए सीधे पाठ पर आते हैं। देखिए, ये दिखाया गया है पाठ में। ये है पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। हिमालय की तस्वीरें हैं ये कुछ। और ये हमारे जो पाठ में मुख्य जो यात्रा की जा रही है जहाँ जिस स्थान की, वो ये है अमरनाथ। अमरनाथ और अमरनाथ की गुफा। अमरनाथ की गुफा के अंदर ही जो है भगवान शिव जो है शिवलिंग के रूप में बने हुए हैं, वो भी बर्फ के शिवलिंग के रूप में बने हुए हैं। बड़ी ही जो है पवित्र जगह है। जैसे जिस तरीके से हर धर्म की अपनी अपनी पवित्र जगह है, उसी तरीके से हिंदू धर्म की जो है सब जो प्रसिद्ध जगह है अमरनाथ जो है, ये भी बहुत ही मुख्य है। इसी जगह पर जाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने योजना बनाई थी। और इसी तरीके से बात करें यदि कि चुनौती क्यों है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो है पहाड़ों से होते हुए जाता है पूरा रास्ता। और इसमें पत्थर और बर्फ और अनेकों खाइयाँ गहरी गहरी, तो इस तरीके से चीज़ें आती हैं रास्ते भर में। कहीं पर तापमान कम हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो उन सब से अपना बचाव करना है और अपनी यात्रा पूरी करनी है। इसीलिए इस यात्रा को चुनौती से भरा हुआ दिखाया गया है। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायान पहुंचे। मातायान एक जगह है। जोजिला पास देखिए ये लिखा हुआ है क्या है कि जोजिला पास, पास मतलब होता है दर्रा। क्या होता है दर्रा? जैसे मानकर चलो ये दो पहाड़ है, एक ये पहाड़ है, एक ये पहाड़ है। इन अब इधर किसी को पहुंचना है तो इन पहाड़ों के बीच के जो रास्ता होगा उसको दर्रा या फिर पास कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में ऐसे अनेकों पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और उनके बीच में से जाने का जो छोटा सा पतला सा रास्ता होता है उसी को ही पास कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख पाएंगे, ये जो है सड़क जा रही है और बीच में से ऐसे करके रास्ता गया हुआ है, इसको जोजिला पास का नाम दिया गया है। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे ऊपर लिखा भी गया है, थैंक्स फॉर योर विजिट जोजिला पास। यहाँ पर ट्रक जा भी रहा है यहाँ से। तो बहुत ही ऊंचाई पर जगह है। और मातायन जब पहुँचे तो वहाँ एक नवयुवक, नवयुवक का मतलब होता है मतलब कि यंग एज का कूली, यंग एज का कूली जो है ने बताया, साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। जो ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये जो पहाड़ दिख रहा है, इसी के पीछे ही क्या है, अमरनाथ की गुफा है। अब यदि बात करें तो इसमें एक शब्द आया है साब। साब जो है बोला जाता है, साहब के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनका जो उच्चारण है कुछ थोड़ा सा अंतर हो जाता है। इस वजह से वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन की वजह से शब्दों को दूसरे तरीके से बोल पाते हैं। तो ये जो कूली है ये साहब बोलता है और इसका सही आंसर होता है साहब। ठीक है, ये रिस्पेक्टेड वर्ड जो है बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन साहब रास्ता, रास्ता कैसा है? रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कूली की बात काटी। बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कूली ने क्या दिया? जवाब दिया, उसकी बात का जवाब दिया। देखिए तो ये कुछ तस्वीर है
अमरनाथ की गुफा से संबंधित। जैसे अब आप देख पा रहे हैं, ये भगत जो हैं जा रहे हैं, भगत जितने भी अमरनाथ की गुफा में शिव जी के बर्फानी रूप के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, आप देख पाएंगे। और ये जिस गुफा तक जाना था जवाहरलाल नेहरू को, ये वो गुफा है जो चित्र में दी गई है यहाँ पर। और इसी के अंदर ही बाबा भोलेनाथ जी बर्फानी रूप में रहते हैं। ये बर्फ का शिवलिंग बना होता है। तो इसी के दर्शन करने के लिए जवाहरलाल भी जो है जा रहे थे। आगे पढ़ते हैं, पता करते हैं आगे क्या हुआ है कहानी में। जल्दी से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि बस 8 मील। अब बात आती है, एक शब्द आया है मील, 8 मील, 8 मील। अब देखिए, मील को यदि हम मील को किलोमीटर में बदलेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे, तो एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, 1.6 किलोमीटर। तो आप जो है अब अपना जोड़ लगा लेंगे कि जब 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है तो 8 मील में कितने किलोमीटर होगा। तो आप इससे इनटू करके देख लेंगे। 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 1 जा 8 +4, 12.8 किलोमीटर के आसपास टोटल दूरी हो गई है। इतनी दूर था जो है अमरनाथ की गुफा। बस तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। चचेरा भाई मतलब चाचा का लड़का। चचेरा भाई कौन होता है? चाचा का जो लड़का होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कजिन बोलते हैं, उसी को हम चचेरा भाई कहते हैं हिंदी में। दृष्टि का मतलब होता है नज़र। दृष्टि का मतलब क्या होता है? नज़र डाली। प्रश्न सूचक, इसका मतलब वो अपने भाई से आंखों ही आंखों में प्रश्न कर रहा था कि क्या हमें चलना चाहिए। दोनों कश्मीर घूमने के लिए निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर, रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर क्या हो गए? सफ़र के लिए और भी उत्सुक हो गए। जैसे उन्होंने सुना सफ़र के बारे में, तो उनको और भी उत्सुकता हो गई। हैरानी के साथ, खुशी के साथ वो उस सफ़र के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते थे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चित्र में, ये जो है जोजिला पास का रास्ता है। जैसे देखिए, आप ट्रक देखेंगे यहाँ पर लाइन लगाकर जा रहे हैं। ये देखो कितने सारे ट्रक है। और ये है वो अमरनाथ की गुफा। भक्त जितने भी जा रहे हैं, ये सभी अमरनाथ की गुफा के अंदर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पूछता है जवाहरलाल, पूछता है, क्या पूछता है? कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूंगा। भेड़ें चराने वाली मेरी बेटी चलेगी। अगले दिन सुबह तड़के। तड़के का मतलब क्या होता है? तड़के का मतलब होता है बिल्कुल सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग हम बोलते हैं जिसको। सुबह तड़के का मतलब होता है जो 4 से 5 बजे के बीच का जो समय होता है, उसको बोलते हैं तड़के। तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि, रात्रि मतलब रात की कालिमा पर, कालिमा का मतलब होता है डार्कनेस, जो रात का जो अंधेरा होता है, उसके अंधियारे पर जो प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। जैसे चित्र में ये दिखाया गया है। यहाँ पर देखो, ऊपर के पहाड़ जो है सूरज निकलने से चमकने लग गए हैं और नीचे के पहाड़ों पर अभी भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का अंधेरा आप लोग देख रहे होंगे। ऐसा ही कुछ सीन उनके सामने था। आगे चलते हैं। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। जिस तरीके से इस चित्र में दिया गया, देखेंगे आप ध्यान से, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, पत्थर ही पत्थर है, उजाड़ है, कोई आदमी भी नहीं दिख रहा है। और दृश्य का मतलब वही जो है नज़ारा। ठीक है, बोलते हैं दृश्य को क्या बोलते हैं? नज़ारा। दूर दूर तक कोई वनस्पति रहित, वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका का मतलब होता है उस जगह पर कोई भी वनस्पति, कोई भी पेड़ पौधा नहीं था। उदास, फीके, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे थे। जैसे जब पहाड़ी इलाकों पर जब बर्फ पड़ी हुई होती है, वहाँ पर
जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो बर्फ जो है चमकने लग जाती है और वो एकदम जैसे ताज के जो राजा का जो ताज होता है उसमें जो हीरे सोने चांदी लगे होते हैं चमकने लग जाते हैं, इसी तरह से पहाड़ भी चमकने लग जाते हैं, ताज की बात ही चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो, देखो अभी ये देखिए, ये कितना प्यारा दृश्य है, कितना सुंदर नज़ारा है। ये है ग्लेशियर, पहाड़ के ऊपर सारे पर बर्फ फैली हुई है। अब देखिए जैसे ही इन पर बर्फ पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो कितने अच्छे से चमकने लग गए। ये ध्यान से देखेंगे आपको भी ये दृश्य शायद बड़ा ही प्यारा लगेगा, आपको भी ये रोमांचित कर देगा। जब आप इसके सामने खड़े होंगे तो आपको भी लगेगा कि मैं इस चोटी तक पहुंचकर जो है ऐसे फील कर पाऊँ एक रोमांच को, और वो जवाहरलाल भी करना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। स्वागत करने के लिए स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों, सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। सर्द मतलब ठंडी, सर्द का मतलब क्या होता है? ठंडी। यहाँ पर एक शब्द आया सर्द हवा, सर्द हवा का मतलब होता है ठंडी हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। आगे बढ़ते हैं हम। जवाहरलाल ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर से रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। देखिए आप देखेंगे जवाहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जवाहर निरंतर आगे बढ़ना चाहता है, वो जानना चाहता है और वो अमरनाथ की गुफा को भी देखना चाहता है। वह रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को जो है फेस करना चाहता है, सामने से उसको फेस करके और उसके पार जाने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय की दुर्गम, दुर्गम का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर जाना बड़ा कठिन हो, और हिमालय की जो पर्वतमालाएं हैं वो सारी दुर्गम है, क्योंकि वहाँ चढ़ना, उनकी चढ़ाई पर जाना बड़ा ही मुश्किल काम है, जाना बड़ा ही कठिन है, इसीलिए यहाँ पर दुर्गम शब्द का प्रयोग किया गया है। पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कूली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन अब क्या बन गया है? गडेरिया बन गया है। गडेरिया जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में बकरी और जो भेड़ चराते हैं उनको बोलते हैं गडरिया। तो वो अब क्या बन गया था? अब जवाहरलाल नेहरू का गाइड बन गया था। गाइड कौन होता है? जो हमें रास्ता बताए, ठीक है, जो किसी विशेष जगह की अच्छी अच्छी जानकारी दे, जिसको किसी एक पर्टिकुलर जगह का ज्ञान होता है, उसको गाइड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना भी दूभर हो गया। दूभर का मतलब होता है कठिन हो गया है। दूभर का मतलब हो गया कठिन। हम इसको इसके लिए दूसरा शब्द वो यूज कर सकते हैं, मुश्किल। 8 कदम चलना भी मुश्किल हो गया है। एक एक डग, डग का मतलब होता है कदम, एक एक कदम पर कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। वीरान का मतलब होता है सुनसान था, क्योंकि कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना पेड़ पौधे हैं, ना कोई जानवर है, पशु पक्षी नहीं है, कोई आदमी भी नहीं है, ठीक है, इसलिए उस जगह को वीरान कहेंगे। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव, अभाव का मतलब होता है कमी, अभाव का मतलब क्या होता है? कमी में यह एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। देखो यहाँ बताया है कि इतनी सुनसान जगह में यदि कोई एक फूल भी खिला दिख जाता तो जो है उसको देखकर उनके चेहरे पर रौनक आ जाती, लेकिन वहाँ कहाँ से आता? वहाँ तो सब उजड़ जगह थी, पथरीली जगह थी, या फिर चट्टान थी सफेद बर्फ से ढकी हुई। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। सुकून का मतलब होता है शांति थी। फिर भी वहाँ पर बड़ी ही शांति थी। एक और सूं सूं करती बर्फीली हवा बदन को, बदन मतलब होता है शरीर, बदन का मतलब क्या होता है? शरीर को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती थी। तो देखिए ये एक मतलब जवाहरलाल नेहरू के लिए जीवन का सबसे मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस भी है, रोमांचित करने वाला एक्सपीरियंस भी है,
और थोड़ा सा चुनौती से भरा हुआ भी है, क्योंकि जवाहरलाल पहली बार ऐसी जगह पर जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे, ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते गए, त्यों-त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कूली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। कनपटी क्या होती है? जो हमारा कान होता है, कान की जो हमारी मसल्स होती हैं, कान की जो मसल्स होती हैं, उनकी जो मसल्स में उनको भी पेन हो रहा था, तनाव, खिंचाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। देखो, जवाहरलाल नेहरू बहुत ही दृढ़ निश्चयी आदमी है। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। देखिए, जैसे ये पहाड़ दिखाए गए ना, इन पे बर्फ पड़ी है, तो ये ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई मुकुट हो, कोई सिर का ताज हो। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी। छटा का मतलब होता है दृश्य। छटा का मतलब क्या होता है? दृश्य, नजारा, झलक। आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। क्या ओझल हो गई? जो है वो मन को ताजा करने वाली झलक, ठीक है, वो गायब हो गई। ओझल का मतलब होता है गायब होना। ओझल का मतलब क्या होता है? गायब होना। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 की फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। देखो कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए वे लोग। जमीन से 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। और अब आगे क्या है? ये देखिए, ऐसी जगह थी वो, ठीक है, जहां वे जाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे बिल्कुल मैदान थे, बर्फ से ढके हुए, और उनको ये सारे पहाड़ पार करके ऊपर जाना था, उस साइड में जाना था। तो इतना भयंकर दृश्य था। यहाँ लिखा है कि बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गए। सुबह 4 बजे चले थे, चलते चलते उनको 12 बज गए थे। और अब उनके आगे ऐसा ही एक क्या था? बर्फ से ढका हुआ मैदान था, जिसको पार करना था उनको। आगे बढ़ते हैं, एक और तस्वीर देखेंगे। देखिए, इस तरीके का मैदान था उनके सामने, और वे आगे ही बढ़ते जा रहे थे। इसको पार करके जाना था। देखिए, ये कितनी कठिनाई से पार कर रहे हैं, आप देख पाएंगे हवा कैसे तेजी से बह रही है। आगे है, से भी ऊपर। कितने ऊपर थे? यहाँ लिखा गया था कि इस वक्त वे 16,000 फीट की ऊंचाई पर थे। अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं चल रहा था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में ढीलापन न था, और बदन में न ही सुस्ती थी। सुस्ती का मतलब होता है आलस। सुस्ती का मतलब क्या होता है? आलस नहीं था। मतलब उनको अभी कहीं दूर दूर तक अमरनाथ की गुफा नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी जो जवाहरलाल है वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। निर्गम पथ मतलब, पथ का मतलब होता है रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। और निर्गम का मतलब होता है जहाँ पर जाया न जा सके, ठीक है। निर्गम का मतलब होता है जहाँ पर जाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा रास्ता जिस पे चढ़ना कठिन है, मुश्किल है, कोई आता जाता नहीं है, ठीक है, उस रास्ते पे वो चल रहे थे, ठीक है। लेकिन जवाहरलाल का उत्साह, जोश जो है कम नहीं हो रहा था, वो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। आगे देखो क्या लिखा है। साहब, लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कूली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में ही बोल पड़ा। क्या कहा? कि साहब, ये तो इसको पार करके जाना पड़ेगा, इस मैदान को पार करके जाना पड़ेगा, और उस पार है अमरनाथ की गुफा। अब क्या कहता है जवाहरलाल नेहरू? चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही बाकी है।
कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। मतलब मोटिवेट कर रहा है जवाहरलाल बाकी सारे साथियों को। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। देखो जवाहरलाल रुक नहीं रहे हैं, जा ही रहे थे। जवाहरलाल आगे बढ़ रहे हैं। दूर से मैदान जितना सपाट, सपाट का मतलब होता है समतल, सपाट का मतलब क्या होता है? समतल, फ्लैट जिसको हम बोलते हैं फ्लैट, ठीक है। टेबल जैसे हमारी टेबल होती है उसके जो ऊपर का हिस्सा होता है वैसा दिख रहा था। असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धस जाता और धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो हुई चढ़ाई से भी मुश्किल था, ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। आप देखिए, आप यदि ऐसी जगह हैं तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, रोमांचित भी होंगे, डरेंगे भी, हमारी सांस भी फूलेगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ऐसी जगह पर। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इन सभी समस्याओं से डरने वाले नहीं थे। वो हर समस्या का, हर कठिनाई का आनंद ले रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला और वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। देखिए ये गिर गए, यहाँ पर ये पहाड़ है, बीच में ये खाई में गिर गए और ये लटक भी गए। साहब गिर गए, किशन चीखा। जवाहर, भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वादी क्या होता है? वादी घाटी को ही बोलते हैं, ठीक है। वादी किसको बोलते हैं? घाटी, जिसको हम अंग्रेजी में वैली नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे उसने चिल्लाया, चीखा, उसका चाचा का लड़का, तो वो पूरी की पूरी आवाज पूरी घाटी में गूंज गई और जिससे पूरी घाटी की शांति भंग हो गई। वे खाई से तेजी वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा! दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े हुए थे क्योंकि वो उनको जान बचाने के लिए वो रस्सी ही पकड़ना उचित लगा, ठीक है। रस्सी को मजबूती से पकड़े रहे और जो है अपने भाइयों के जो है आवाज का सुनकर उनका जवाब देते थे। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कसके पकड़ना, भाई ने हिदायत दी। हिदायत का मतलब होता है चेतावनी दी, ठीक है। चेतावनी देते हुए कहा कि आप रस्सी को टाइट पकड़े रहना, कस के पकड़े रहना, हम जो है इसको ऊपर खींच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं है क्योंकि बर्फ है जिस पे खाई में वो लटक रहे हैं, उसके भी चारों ओर बर्फ जमी हुई है और बर्फ में पैर रखने के कारण फिसलन भी है। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा। जवाहर ने खाई की दीवारों से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। तो देखो कैसे झूल रहा है रस्सी पकड़ के और अपने आप को जो है बचाने की भरसक कोशिश कर रहा है। बर्फ में पैर जमा रहा है ताकि वह ऊपर चढ़ सके। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहर मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता।
तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी को पकड़ लेते। जैसे ही कोई पत्थर खिसक जाता नीचे की तरफ तो उनका एकदम से मन दिल कांप जाता, लेकिन वो उतना ही टाइट रस्सी को भी पकड़ लेते थे। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कूली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा, खाई इतनी गहरी थी कि यदि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। देखिए, जब खुद जवाहरलाल नेहरू जान बचाकर ऊपर पहाड़ पर चढ़े और दोबारा उन्होंने झांक कर देखा तो उनको खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो जिस खाई में वो लटक रहे थे, यदि कोई आदमी उस खाई में गिर जाए तो वो उसको कोई ढूंढने वाला भी नहीं पाएगा वहां पर, क्योंकि उसकी जो है गिरने के बाद वो डेड बॉडी कहीं मिलेगी ही नहीं। इतनी गहरी खाई थी, दिखेगी भी नहीं। देखिए ये लटके हुए हैं इतनी ऊपर, ध्यान देंगे आप लोग कैसे लटके हुए हैं ये। इस तरीके की हालत में जवाहरलाल नेहरू भी थे। चलिए आगे है। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। साहब, चोट तो नहीं आई? एक कूली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से, हादसा मतलब घटना से, ठीक है, अंग्रेजी में इसके लिए एक्सीडेंट शब्द भी बोला जाता है। घटना से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। देखिए इतनी घटना हो गई है जवाहरलाल के साथ में, लेकिन फिर भी उनका जोश ठंडा नहीं हो रहा है। उनको तो ये लगा हुआ है कि मैं जैसे तैसे इस पहाड़ को पार करके जो है अमरनाथ की गुफा तक पहुंचूं। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद, तादाद का मतलब होता है संख्या, ठीक है, इस तरह की जो खाई हैं इनकी संख्या बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा न हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल नेहरू को आकर्षित करती रही। देखिए इस तरीके से जब लास्ट में आकर उन्होंने अपना जो अमरनाथ तक का सफ़र जो है अधूरा छोड़ना पड़ा, पूरा नहीं हुआ, लेकिन जो है वहाँ तक के जो सफ़र रहा वो उनका रोमांचित रहा। और जो है हिमालय ने उनको अपनी तरफ आकर्षित कर किया, ठीक है, उनको अच्छा लगा वहाँ तक जाकर। बस ये कि जो है बात ये पूरी नहीं हुई कि वे अमरनाथ की गुफा तक नहीं पहुँच पाए। तो ये था हमारा पाठ। मुझे उम्मीद है कि ये पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और यह जो पाठ है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए, तो यदि आप जो है इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास इस कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें और आप अपना कमेंट भी लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलेंगे हम किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।